दोस्तों नमस्कार। ना नेक्सस काम आया, ना जोड़ तोड़ की राजनीति काम आई, ना ही मुख्यमंत्री को जेल में डालना काम आया, ना ही भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं पर रेंगा और ना ही घुसपैठिए के सवाल को आदिवासियों ने एक्सेप्ट किया। राजनीति का यह मिजाज झारखंड की सियासत को इस दौर में अब बदल सकता है, क्योंकि एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर हेमंत सोरेन उभर कर आए हैं जहां उन्होंने अपने बूते आदिवासी होने के जरिए आदिवासियों के बीच जाकर संथाल परगना और कोल्हान के इलाके में जिस जीत को हासिल की है, ऐसी जीत उनको इससे पहले कभी नहीं मिली थी। पूरी राजनीति बीजेपी की धरी रह गई। कमान उन्होंने राजनीति को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री और एक राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपी थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। खनिज संपदा की लूट, बड़े बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी, सबके साथ कोई ना कोई साझेदारी और इन सबके बीच गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट, सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। बीजेपी के लिए जिस आश्रय वह विकास की लकीर खींचना चाहती थी, जिस मुख्यधारा का सवाल उठाना चाहती थी, सब कुछ धरे के धरे रह गए। और यह वाकई कल्पना के परे है कि जिस व्यक्ति को जेल में रखा गया यह कहकर कि उसने खनन घोटाला किया है, उस खनन घोटाले का एक लाइन भी जिक्र चुनाव प्रचार में बीजेपी कर नहीं सकी। और जिस संथाल परगना और कोल्हान के इलाके में, आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों की बेटियों को लेकर घुसपैठ का सवाल उठाया गया, उसे भी वहां के वोटरों ने मंजूर नहीं किया। और पहली बार है कि संथाल परगना और कोल्हान के इलाके में एक लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठजोड़ ने सब कुछ अपने हाथ कर लिया। चंपई सोरेन को यह सोचकर लाया गया कि वह कोल्हान में टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन टाइगर अब बूढ़ा हो गया है। वो अपने बेटे को भी चुनाव जिता नहीं पाया। वह खुद इसलिए जीते क्योंकि शहरी इलाकों के वोट, जो खास तौर से बीजेपी का वोट बैंक है, वह उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। एक एक महारथी धराशायी होते चले गए। और वाकई ये कल्पना के परे इसलिए है क्योंकि पूरा नेक्सस झारखंड में भी काम कर रहा था। और केंद्र की राजनीति हो या राज्यों का पैसा हो, सब कुछ झारखंड में झोंका गया था। कॉरपोरेट भी चाहते थे सब कुछ अनुकूल हो जाए, क्योंकि झारखंड एक लिहाज से भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा खनिज संपदा है। और भारत की खनिज संपदा की पूरी इकोनॉमी जो चलती है इस देश के भीतर, उसका 55% हिस्सा झारखंड में ही मौजूद है। तो कौन नहीं चाहेगा झारखंड पर जीत, लेकिन अपने बूते अकेले हेमंत सोरेन जिस राजनीति का पाठ पढ़ाते चले गए, और जिस राजनीति के पाठ को पढ़ते पढ़ते इसी चुनाव के वक्त में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर तैयार हो गई, यह शायद झारखंड के अपने राजनीतिक इतिहास में बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, जो वहां के मुख्यमंत्री, यह तीनों रह चुके हैं, इन्होंने इससे पहले ऐसी परिस्थिति कभी देखी नहीं होगी। और इसीलिए झारखंड के भीतर की परिस्थितियों में तमाम आदिवासी सीट, और इसमें यह समझना होगा, पिछली बार तोरपा और खूंटी बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार वह भी सीट वह जीत नहीं पाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तोरपा और खूंटी पर भी कब्जा कर लिया। यह भी एक अद्भुत है कि सराय काले खां, जो कि चंपई सोरेन जहां से जीते, लेकिन अपने बेटे को वो नहीं जिता पाए। धानवर की सीट बाबूलाल मरांडी जीते जरूर, लेकिन उनका प्रभाव उनके अपने इलाके से गायब हो गया। शायद इसीलिए एक के बाद एक जो पहले राउंड की तस्वीर खासतौर से कोल्हान के इलाके और बाकी इलाकों को लेकर थी, घाटशिला हो, पोटका हो, चाईबासा हो, मझगांव हो, मनोहरपुर हो, चक्रधरपुर हो, खरसामा हो, साथ में खड़ी कांग्रेस, जगन्नाथपुर हो, किचुरी हो, मांडर हो, तमाम जगहों पर जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने हासिल कर ली। बीजेपी के पास अगर कोल्हान के इलाके में जो 2 सीटें आई, वो जमशेदपुर ईस्ट की सीट आप कह सकते हैं और जमशेदपुर वेस्ट की सीट कह सकते हैं। जमशेदपुर वेस्ट से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट सरयू राय जीते,
जमशेदपुर ईस्ट के भीतर में वहां से जरूर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन यह भी समझना होगा कि दरअसल वहां पर पूर्णिमा साहू जो रघुपर दास की बहू है वो चुनाव लड़ रही थी और अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हमने पहले ही कहा था वो नहीं जीत पाएंगे, वो नहीं जीत पाए। गीता कोड़ा मुश्किल में फंसते फंसते हारने की स्थिति में, यानी एक ऐसी स्थिति आकर जगन्नाथपुर में खड़ी हो गई जहां पर कोड़ा समुदाय की बहुतायत है, उनका सिक्का भी वहां पर नहीं चला। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका में चुनाव हार गई, जहां पर बड़ी तादाद में आदिवासी हैं, लेकिन यह भी समझना होगा वहां पर आदिवासी ज्यादा क्रिश्चियन हो चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। मनोहरपुर में सिंहभूम के सांसद जोभा मांझी के पुत्र जगत मांझू वह वहां पर चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हो सकता है आपके जहन में अब आ रहा हो, क्या वाकई ऐसी स्थिति थी कि लहर इस रूप में बहती? लोहरदग्गा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव थे जीत गए, लेकिन रांची में महुआ माझी जो राज्यसभा की सदस्य है झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रही थी और 7 बार के जीते हुए सीडी सिंह हालांकि बीजेपी के फिर से जीत गए। गढ़वा में बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी जीते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री थे वो वहां पर हार गए। चतरा में आरजेडी ने लड़कर सीट ली थी, लेकिन वहां पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू जो रश्मि प्रकाश थी वो हार गई। यहां पर एलजेपी को जीत मिली चतरा के भीतर, जो एकमात्र सीट एलजेपी ने यहां से जीती है। जनता दल यूनाइटेड ने भी जीती है, कांग्रेस की भी दखल रही और यहां पर सीपीआई एमएल की भी दखल हुई। लेकिन इन सब के बीच अगर आप क्षेत्रवार भी परखना शुरू करें तो संथाल परगना की 18 में से 15 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का वर्चस्व यानी इस गठबंधन का वर्चस्व रहा। यहां पर मौजूदगी गोड्डा के भीतर आरजेडी की भी रही। कोल्हान की 14 सीटों में से 11 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इन प्रभाव रहा उनके गठबंधन का। हालांकि पलामू में बीजेपी के हक में चीजें गई, 9 सीटों में से 5 सीट वो वहां पर आगे बढ़ी, लेकिन छोटा नागपुर और साउथ नागपुर, खासतौर से छोटा नागपुर में ही एक पहचान अपनी बीजेपी ने बनाई। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर ध्यान दीजिए तो जितनी बड़ी तादाद में और जितना परसेंटेज वोट मिला है वो पिछले तमाम रिकॉर्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी तोड़ देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 23% वोट मिले, जो कि पिछले चुनाव में 19% वोट मिले थे, यानी 4% ज्यादा। और लोकसभा के चुनाव में भी उसे सिर्फ 11% वोट मिले थे, यानी लगभग 12% वोट ज्यादा हो गए। कांग्रेस के वोट लोकसभा की चुनाव की तुलना में कम जरूर हुए, लेकिन विधानसभा जो पिछली बार लड़ी थी 13.5%, इस बार वो 16% तक आकर खड़ी हो गई। ये एक ऐसी राजनीतिक तौर पर परिस्थिति दिखाती है कि बीजेपी का अपना वोट बैंक तो बरकरार रहा। उसमें जरा सोचिए कि 8% वाली जेवीएम यानी बाबूलाल मरांडी साथ आ गए, फिर भी लाभ बीजेपी को हो नहीं पाया। राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति बीजेपी के लिए नाजुक रही कि बाबूलाल मरांडी हो या फिर चंपई सोरेन हो, लाभ नहीं मिला। इस दौर में जो भी कॉरपोरेट की पूंजी और जिस तरीके से जो कुछ दांव पे लगाया गया था बीजेपी के जरिए, सब कुछ धरा का धरा रह गया। शायद इसीलिए इन तमाम सीटों के बीच में 4 सवाल बहुत साफ तौर पर उभर कर निकल कर आए कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बूते 34 सीट और कांग्रेस 16 सीट यानी दोनों मिलाइएगा तो 50 सीट यही हो गए। आरजेडी 4 सीटों पर आगे चलना, सीपीआई एमएल का 2 सीटों पर आगे चलना। जरा कल्पना कीजिए वो कौन सी राजनीति थी जोर में पनपती चली गई। झारखंड का सवाल और जो मैया के नाम पर पैसा देने का जिक्र और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी माफ करने का जिक्र, इसने जबरदस्त तरीके से झारखंड के कम से कम 12 सीटों पर तो ऐसा असर डाला जो पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस हार गई थी, जहां पर वो तमाम जगहों पर जबरदस्त जीत हासिल की। यहां एक बात और समझनी होगी, पिछली बार की तुलना में जहां जहां वोट परसेंटेज 3 से 4% बढ़ा, जो कि बड़ा इलाका संथाल परगना का इलाका है, उन तमाम जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की है। और शायद यह संदेश बीजेपी के लिए
बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है कि पूरे तरीके से आरएसएस यानी संघ परिवार, वनवासी कल्याण आश्रम जो कि उसकी अपने संगठन के तौर पे काम करता है, और खुद आदिवासियों के बीच में जितनी योजनाएं या जितने मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता पहुंचे, कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि आदिवासी बेल्ट में स्ट्राइक रेट झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का 90% है। यानी जिस आदिवासी और धर्मांतरण के सवाल को संघ और बीजेपी राजनीतिक तौर पर लगातार उठाते रहे हैं, और उसमें पहली बार घुसपैठ का मुद्दा जो निकल कर आया, उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 10% है। यह बहुत बड़ी हार बीजेपी की, आरएसएस की, उसके मुद्दों की है। और उनसे भी बड़ी परिस्थिति तो इस आधार पर समझिए कि मध्य प्रदेश में 2 दशक तक जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने छोटी बड़ी जो रैलियां की 2 महीने के भीतर में, वो तकरीबन इस दौर में रैलियों की तादाद, हमारी टीम ने बताया कि यह तकरीबन 200 के करीब थी। यानी 200 से ज्यादा रैलियां भी इस दौर में कोई मायने नहीं रखती थी। खुद हेमंत बिस्व शर्मा, ये राज्यों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिर्फ 81 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन उस 81 कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी इन्होंने मत डाला, और 126 जगहों पर इनकी मौजूदगी नजर आई। यानी इन दोनों को मिला लीजिएगा तो इन दोनों की मौजूदगी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बार बीते 2 महीनों में लगातार नजर आई। और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली ने तय कर लिया था कि इन दोनों को भेजेंगे और चुनाव में जीत हासिल होगी, कोई कमी नहीं होगी, यह कहकर बोझा गया था। और कोई कमी आए तो आप बताइए, अन्यथा आप दोनों सक्षम है अपने तौर पर हर कमी को दूरी कर पाने में। यह जो कोई कमी वाला नहीं एस्पेक्ट है, इसके पीछे बड़ी तादाद में उनकी भी कतार लगी हुई थी, जिनको झारखंड से लॉ एक्ट चाहिए, जिनको वहां से कोयला चाहिए। वहां पर जितनी बड़ी तादाद में खनिज संसाधनों की मौजूदगी है, उसमें देश के टॉप 35 कॉरपोरेट में से 18 कॉरपोरेट के अलग अलग प्रोजेक्ट की मौजूदगी है। वो कोयला हो, वो सीमेंट हो, वो पावर सेक्टर हो, वो स्टील का कारखाना हो, तमाम चीजों की मौजूदगी है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन ने अपने बूते जितनी रैलियां की, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद पहली प्रतिक्रिया तो यही दी। जब बातचीत हुई उनसे, उन्होंने कहा मेरा गला बैठ चुका है, मेरे पांव थके हुए हैं, बीते 2 दिनों से मैं सिर्फ आराम कर रहा था कि अब मुझे दोबारा से परिस्थितियों को मथना है। और अगला सवाल उनसे यही पूछा गया, क्या इस दौर में जब महाराष्ट्र में हार मिली और इंडिया गठबंधन के भीतर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों सबसे कमजोर हो गए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत कमजोर हो गए, पीडीए उस रूप में मजबूती के साथ उभर नहीं पाया, लेकिन इस दौर में आपने अपने बूते अकेले जिस तरीके से रास्ता तय किया है, वो रास्ता इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस बड़ी सहयोगी दल के तौर पर तो है, लेकिन उसका कोई नेता नहीं है जो ये खुलकर वहां पर खड़ा होकर कह दे कि हां हम हैं और हमारा वोट इस रूप में ट्रांसफर होगा। कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर हेमंत सोरेन ने लगभग 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रैलियां की हैं, और भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर गए, और उनका यह बहुत साफ कहना था, यह दौर शायद भारत की राजनीति में झारखंड आदिवासी और सही मायने में जिनकी जमीन है, उनकी राजनीति के आश्रय एक उम्मीद की लौ जग सकती है, और वो झारखंड ही होगा। यानी भारत की राजनीति में विकसित प्रदेशों के बीच बीजेपी का घना अपने तौर पर लहराना, उनका अपनी पताका का लहराना, और झारखंड के भीतर भी जो शहरी इलाका है, वो धनबाद का इलाका हो, वह बोकारो का इलाका हो, वो हटिया हो, वो झारमुंडी हो, गिरिडीह हो, जमुआ हो, कोडरमा हो, जहां जहां इनकी मौजूदगी, वो जमशेदपुर का इलाका हो, इन तमाम इलाकों पर बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यानी झारखंड के भीतर भी एक चकाचौंध वाले शहरी मिजाज के लोग पनप चुके हैं और बीजेपी उनके बीच घुस चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन झारखंड शब्द आते ही हर जहन में आदिवासियों का सवाल आता है।
प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में आदिवासियों को लेकर देश की राष्ट्रपति का जिक्र बार बार किया और कहा कि उन्होंने पहली बार भारत के राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी को पहुंचाया है। 3 रैलियों में 6 से ज्यादा बार उन्होंने नाम लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासियों के भीतर तो वही सवाल जिस राज्य के भीतर बीजेपी की मौजूदगी रघुवर दास के वक्त तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन उनके हाथ में क्या लगा, बकायदा उनके अपने अस्तित्व को छीनने का सवाल। जो पुराने कानून चले आ रहे थे उनको हटाने का जिक्र क्यों हुआ? न्यूनतम की लड़ाई लड़ता हुआ झारखंड और न्यूनतम की लड़ाई के साथ आदिवासियों के मुश्किल हालात, इन हालातों के बीच आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है, उसने पहली बार छोटा नागपुर और साउथ नागपुर को अगर हम छोड़ें तो संथाल परगना, कोल्हान और पलामू का इलाका, पहली बार जब पलामू के इलाके में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गए थे। डाल्टनगंज में आपको आज भी राष्ट्रपति की प्रतिमा नजर आ जाएगी, राजेंद्र प्रसाद जी की। उन्होंने अपने पहले भाषण में बस्तर और पलामू का जिक्र किया था और कहा था जिस दिन दिल्ली उन तक पहुंचेगी और वहां के लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे, उस दिन एक पुल काम करेगा, एक तरफा रास्ता काम नहीं करेगा। और मौजूदा वक्त की हकीकत यही है कि दिल्ली तक पलामू और बस्तर का रास्ता पहुंचना अभी भी मुश्किल है, लेकिन इन जगहों पर दिल्ली ने राजनीति साधने की पहुंच को बरकरार रखा। और ऐसे में संथाल परगना और कोल्हान का इलाका, जो आदिवासी बहुल पिछड़ा इलाका, देश के सबसे गरीब इलाकों में से संथाल परगना, उस जगह पर बीजेपी ने सेंध लगाने के लिए प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, इनकी रैलियां लगातार हुई और 7 बड़ी रैलियां इस दौर में इन इलाकों में हुई। बावजूद इसके यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 6% रहा। यह स्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि जब तक आप चकाचौंध सिर्फ परोसते हैं और झारखंड के लोगों आदिवासियों से तो बातचीत करने की स्थिति में भी दिल्ली की भाषा है नहीं, यानी संवाद तक कट गया, तब यह सवाल निकल कर आया कि वहां के लोगों के बीच, वहां के लोगों की भाषा में कौन बातचीत करेगा। और ध्यान दीजिए, बीजेपी का कोई आदिवासी नेता इस दौर में उभर कर सामने आया नहीं, या बीजेपी यह बोलने की ताकत के साथ आ नहीं पाई कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा जो आदिवासी है। और इसने शायद, आदिवासी भोले मानस जरूर होते हैं लेकिन समझ जाते हैं, क्योंकि जमीन उनकी है। जमीन की राजनीति को मिट्टी के साथ लदा फदा व्यक्ति ही ज्यादा करीब से देख समझ पाता है। इसीलिए तो गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट तो मौजूद है, लेकिन कॉरपोरेट और चकाचौंध की खुशबू अब उसे अडानी के उस पावर प्लांट के जरिए नजर आती है, जहां पर गरीब आदिवासियों की जमीन कैसे छीनी गई। वो रोते रहे, पैर पकड़ते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दौर रघुवर दास का था। उस दौर में जिस लिहाज से जमीनें छीनकर वहां पर सब कुछ किया गया, इस पूरे इलाके में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। उसकी मौजूदगी वोट के लिहाज से भी बची नहीं। और यह संदेश इस दौर में शायद हेमंत सोरेन के जरिए इसलिए बड़ा है क्योंकि इंडिया गठबंधन एक एक करके सब कुछ हारता चला जा रहा है, उसकी हथेली खाली है। उस दौर में हेमंत सोरेन एक नायक के तौर पर झारखंड में उभर कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।